गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में पूरी बुक के 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप तक आपने केमिस्ट्री के किसी भी तरह के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करना नहीं सीखा है तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी केमिस्ट्री के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं कि बोर्ड में आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं कि बोर्ड में आने ही आने हैं। आज हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो इन्हीं में से कोई 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इस कुछ वीडियो में कुछ ऐसे आपको बना के दिया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा ही पूछा जाता है। उन 5 टॉपिकों की बात करेंगे और उनका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा जहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जुड़े हैं तो आपको बेटा 7880960882 इस नंबर में से आपको कांटेक्ट करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको मैसेज डाल देना है, नेम लिख करके और क्लास लिख करके, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। अब हम बात करते हैं बेटा आज अपने टॉपिक की। जो हमको बात करना है कि ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल है, जो हम तैयार कर लें ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आ सके। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला टॉपिक होता है बेटा आपके पास कोलराउस के नियम से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा बेटा? कोलराउस का नियम। किसका नियम बेटा? कोलराउस के नियम का न्यूमेरिकल लगभग लगभग 100 में 90% है कि पूछा जाएगा कोलराउस का नियम। ठीक है, तो कोलराउस के नियम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें जो सवाल आता है बेटा, क्या होता है कि आपको 4 कंपाउंड दिए जाएंगे। एक कंपाउंड ये दिया जाएगा, दूसरा आपको ये ए बी, एक मिनट, आपको 4 कंपाउंड दिए जाएंगे। मान लिए वो कंपाउंड हमको दिए ए बी सी डी। अब क्या कहेगा बेटा, इन 4 में से किन्हीं 3 की अनंत तनुता पर, किसमें बेटा? अनंत तनुता पर, अनंत अनंत तनुता पर, जिसको हम लोग सीमांत तनुता भी कहते हैं, अनंत तनुता पर या सीमांत तनुता पर, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता आपको दी जाएगी। मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता दी जाएगी। और चौथे वाले की आपसे मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता आपसे पूछी जाएगी। कोलराउस के नियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा वो ये बनता है कि 4 आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 3 कंपाउंड की अनंत तनुता पर या सीमांत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता देगा और चौथे कंपाउंड की आपसे पूछेगा। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है उसकी हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल से ही समझते हैं। देखिए, अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिख के उन्होंने दिया। अब वो कह रहे हैं बेटा NaCl, HCl एवं सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकताएं, जिसको हम लोग लेमडा एम से दिखाते हैं मोलर चालक, और सीमांत है तो ऊपर आपको 0 लगा देना या फिर अनंत का चिन्ह लगा देना। क्रमशः 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एस्टिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हमको बोर्ड में, क्योंकि राइटिंग के और कॉपी लिखने के तरीके के नंबर बहुत ज्यादा काटे जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉपी में आपको सवाल को स्टार्ट कहां से करना है। ये आपको एक सवाल दिया गया, तो सबसे पहले आप लोग सवाल स्टार्ट करेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे दिया है, कि हमको दिया क्या क्या है। दिया है, जब आप पढ़ेंगे तो दिया क्या है, NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, तो हमको दी गई है बेटा सबसे पहले NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, ये हमको बेटा दिया गया है। तो इसको हम दिखाते हैं बेटा, लेमडा अनंत से मोलर चालकता है तो m, और किसकी बेटा? NaCl की, तो मैं यहां लिख दिया NaCl, और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पहला तो ये दिया है, और क्या दिया है बेटा? और हमको दिया है HCl की के लिए सीमांत मोलर चालकता, हमको गिवन है HCl के लिए सीमांत मोलर चालकता, HCl के लिए सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, अब हमको दिया है बेटा HCl के लिए, तो HCl की मोलर चालकता है, सीमांत तो 0 लगा दिया और
मोलर है तो ये हो गई बेटा सीमांत मोलर चालकता। और किसकी बेटा HCl की है तो ये HCl लिख दिया। अब वो सवाल में कितना दिया गया है उसको देख लेते हैं ध्यान से। तो सवाल में दिया गया है बेटा 425.9। कितना दिया गया बेटा 425.9। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ये हो गया। और देखिए क्या दिया है सवाल में, और आपको दिया है बेटा सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता दी गई है। कितनी दी गई है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हमको सवाल में दिया गया है बेटा सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट, तो ये हो गया बेटा सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। तो सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता, तो इसको हम लिखाएंगे बेटा लेमडा एम। ये तो होगी मोलर चालकता, सीमांत है तो ऊपर 0 लग गया। और किसकी बेटा सोडियम एसीटेट की, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे सोडियम एसीटेट। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है उसको देख लेते हैं। तो सवाल में वैल्यू दी है 91.0। कितनी दी है बेटा 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो हमको सवाल में दिया गया। तो सबसे पहले बोर्ड कॉपी में इस तरह से आपको इतना लिख देना है। अब देखिए इसके आगे बेटा जब हमने लिख दिया, अब हमसे पूछ क्या रहा है, एस्टिक अम्ल के लिए मोलर चालकता पूछ रहा है, सीमांत मोलर चालकता पूछ रहा है। किसके लिए बेटा एस्टिक अम्ल के लिए। तो देखिए अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है। अब हेडिंग पड़ेगी बेटा ज्ञात करना है, कि ज्ञात क्या करना है। तो ध्यान से देखिए हमको ज्ञात करना है एस्टिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता, के लिए सीमांत मोलर चालकता, ये हमको बेटा ज्ञात करना है। यानी कि हमको ज्ञात करना है लेमडा अनंत, ये तो हो गए सीमांत मोलर चालकता। और किसके लिए बेटा एस्टिक अम्ल के लिए, तो यहां मैं लिख दूंगा एस्टिक अम्ल का सूत्र। सही है, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सवाल को करते समय आपको ये ध्यान देना है कि हमको जो जो दिए गए, देखिए हमको 4 कंपाउंड दिए गए हैं। पहला कंपाउंड क्या दिया गया मैं यहाँ लिख देता हूँ NaCl। और क्या दिया गया बेटा HCl। और क्या दिया है सोडियम एसीटेट। और सवाल में क्या दिया है, और सवाल में हमको दिया है एस्टिक अम्ल। देखिए ये 4 कंपाउंड हमको दिए गए। तो जब भी आपको बेटा 4 कंपाउंड दिए जाए और सीमांत मोलर चालकता का सवाल, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन 4 में से कोई एक कंपाउंड उठा के पहले लिख लेना, जो भी आपका मन हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया NaCl, फिर प्लस का चिन्ह लगा देना। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, अब आप दूसरा वो कंपाउंड लिखेंगे जिसमें ना तो Na हो ना तो Cl हो। तो देखिए HCl को लिख नहीं सकते, सोडियम एसीटेट को लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे Na है, लेकिन एस्टिक अम्ल को लिख सकते हैं क्योंकि ना तो यहाँ Na है और ना ही Cl है। तो दूसरा वो लिखना है जिसमें पहले वाले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। ये हो गया बेटा। अब एरो लगा देना। अब 2 कंपाउंड लिखने के बाद हमारे पास 2 कंपाउंड बचे हैं, उन दोनों को यहाँ लिख देना है। बस ये आपको सावधानी रखना है बस। और जैसे ही आपने रिएक्शन लिख दी तो लगभग सवाल 50% आपका सॉल्व हो जाता है। बस ये रिएक्शन लिखना मेन है। तो रिएक्शन में कुछ नहीं करना, पहले एक कंपाउंड जो भी आपका मन है उसको लिख दो, फिर दूसरा वो लिखना है जिसमें पहले वाले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। इसके बाद जो 2 बचे उनको एरो के आगे लिख दीजिए। अब देखिए सवाल में हमसे जो कहा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना है सीमांत मोलर चालकता, तो बस इनको जोड़ देना है। तो यहां मैं लिखूंगा सीमांत, यहां पे लिखूंगा सीमांत मोलर चालकता किसकी बेटा NaCl की, ये प्लस क्या लिखा है एस्टिक अम्ल, तो सीमांत मोलर चालकता एस्टिक अम्ल की। और एरो को बदल देना है बेटा आपको बराबर के चिन्ह में। एरो को किसमें बदल देना है बराबर में। फिर लिखेंगे बेटा सीमांत मोलर चालकता किसकी HCl की। फिर हम लिखेंगे बेटा सीमांत मोलर चालकता सोडियम एसीटेट की। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। यहां तक हो गया। अब देखिए जिनकी जिनकी वैल्यू हमको पता है उन वैल्यू को हमको रख देना है सवाल में। तो ध्यान से देखिए NaCl की वैल्यू कितनी दी गई है, NaCl की सीमांत मोलर चालकता है 126.4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा 126.4 प्लस एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता तो हमको ज्ञात करना है, तो उसको वैसे ही मैं उतार दूंगा। सीमांत मोलर चालकता किसकी बेटा एस्टिक अम्ल की। सही यहां तक बराबर। सीमांत मोलर चालकता HCl की देख लीजिए कितना है 425.9।
और सोडियम एसीटेट की कितनी है 91। तो देखिए इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो जब हम HCl की सीमांत मोलर चालकता रखेंगे तो वो हो जाएगा 425.9 प्लस सोडियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता कितनी है 91। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे बेटा, इसके आगे हम इसको लिख लेंगे 126.4 प्लस सीमांत मोलर चालकता किसकी बेटा, एस्टिक अम्ल की, और इनको जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे बेटा 0.9 अपनी जगह, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा बेटा, 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 560.9। अब देखिए जो 126.4 है इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, और जैसे ही बेटा हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सीमांत मोलर चालकता ऑफ एस्टिक एसिड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 516.9 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 126.4। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 5 में 9 में 4 जब जाएंगे बेटा तो ये बचेगा 5 दशमलव रहेगा, 6 में 6 0, जब 11 में 2 जाएंगे बेटा आपके पास बचेगा 9, और इसके बाद यहाँ बचेगा 4, वो 4 में 1 जाएंगे 3, तो ये आ गया 390.5। कितना आ गया बेटा 390.5, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक सेम होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास आ गई सीमांत मोलर चालकता बेटा किसकी, एस्टिक अम्ल की। अब इस चीज को हमको शब्दों में भी लिख देना, तो लिखेंगे अतः एस्टिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता की सीमांत मोलर चालकता 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था बेटा, ठीक है। इसको दोबारा मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमको सवाल दिया था, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो NaCl की मोलर चालकता थी, मैंने लिख दिया। HCl की सीमांत मोलर चालकता, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता लिख दी गई। अब हमें ज्ञात क्या करना था बेटा, तो ज्ञात करना था हमको एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता। तो अब हमने समीकरण लिख दिया। समीकरण कैसे लिखना मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर जो जो मोलर चालकताएं हैं उनको मोलर चालकता के पद में लिख देना है। बस ये याद रखना है कि जो एरो का चिन्ह है उसको बराबर कर देना है, फिर जिनके मान दिए उनके मान रख दो और बस इसको सॉल्व कर देना है। तो उम्मीद है कि पहले टाइप का सवाल आपके समझ में आ गया होगा कि पहले टाइप का सवाल यहाँ से कहाँ से पूछा जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपसे पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो ये तो हो गया बेटा हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन की जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोल्हेराउस के नियम का अनंततमता वाला सवाल होता है। तो इसको सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब देखिए बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है नरनष्ट समीकरण से। कहां से पूछा जाता है बेटा, नरनष्ट समीकरण से। इसी को हम बोलते हैं सेल का ईएमएफ, इसी का नाम होता है बेटा सेल का ईएमएफ, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सेल विभव। सेल का ईएमएफ हो या सेल विभव, इसको किसकी मदद से निकाला जाता है बेटा, नरनष्ट समीकरण की मदद से निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको नरनष्ट समीकरण आना चाहिए बेटा, उसको याद कर लेना बेटा। सेल विभव कहो या सेल का ईएमएफ कहो, सेल का ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ का सूत्र होता है बेटा ई नॉट सेल माइनस 0.06 n log 10 बेस क्यू। ये आपका बेटा नरनष्ट समीकरण का सूत्र होता है। इसको आपको लर्न कर लेना है कि सेल के ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग 10 बेस क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए सेल में आपको ई नॉट सेल नहीं दिया, तो इसी को आप लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ई सेल को, ई नॉट सेल को आप लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.06 बाई एन, ठीक है, log 10 बेस। और Q का मान हमेशा होता है बेटा उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान और अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग बोलते हैं बेटा Q। क्या बोलते हैं बेटा, Q बोलते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको बेटा समझ लीजिए ध्यान से। तो ये हो गया सेल का EMF। N क्या होता है बेटा, किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उससे इस फार्मूले को अप्लाई करके सवाल सॉल्व करना सीखते हैं हम लोग। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वो कह रहा है बेटा जिंक +2 1 मोलर, कोबाल्ट +2 1 मोलर से कोबाल्ट, सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। हमको सेल का क्या ज्ञात करना है बेटा, ईएमएफ ज्ञात करना है। जबकि सेल के लिए जिंक का मानक अपचयन विभव और कोबाल्ट का मानक अपचयन विभव दिया है क्रमशः 0.76 वोल्ट तथा प्लस का 0.28 वोल्ट तथा इनकी सांद्रताएं 1 मोलर है। और सांद्रताएं कितनी बेटा, 1 मोलर हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए, जो हमको दिया है उसको लिखना है, तो हम लिखेंगे बेटा दिया है क्या क्या दिया है इसकी बात करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, हमको दिया है सेल का मानक विभव, सेल का इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दिया है जिंक के लिए और कोबाल्ट के लिए। तो जिंक के लिए कितना दिया है, माइनस का 0.76। तो मैं लिख दूंगा बेटा, सबसे पहले तो दिया है E0 जिंक +2 से जिंक के लिए आपको वैल्यू दी गई है -0.76। और क्या दिया है बेटा, साथ में हमको कोबाल्ट के लिए दिया गया है 0.28। तो हम लिखेंगे E0 कोबाल्ट +2 से, कोबाल्ट के लिए इसकी वैल्यू दी गई है बेटा आपके पास प्लस का 0.28 वोल्ट। ये हमको गिवन है, सही यहां तक। अब आपको आगे देखिए क्या क्या गिवन है, और आपको दिया गया है बेटा, इसमें और तो कुछ आपको दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब ज्ञात करना है, अगर हम बात करें कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आपको बेटा सेल का ईएमएफ। ज्ञात क्या करना है बेटा, सेल का ईएमएफ, ये हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया सेल का ईएमएफ अगर ज्ञात करना हो तो आपको कौन सा समीकरण लगाना है बेटा, नरनेस समीकरण लगाना है। तो अब हम लगाएंगे बेटा नरनेस समीकरण। देखिए नरनेस कैसे लगेगा, लिखेंगे बेटा नरनस्ट समीकरण से, नरनस्ट समीकरण से। तो नरनेस समीकरण क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि सेल का जो ईएमएफ होगा, सेल का ईएमएफ बराबर हो जाएगा बेटा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड माइनस का 0.06/n log 10 बेस उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद बटे अभिकारक। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं, ये जो नरनेस समीकरण है ये आपको लर्न करना है, उत्पाद बटे अभिकारक। यहां तक सब कुछ सही है। अब देखिए, हमको एनोड और कैथोड की अगर पहचान करना है, हमको उत्पाद अभिकारक की पहचान करना है, तो हमको देखिए यहाँ पर देखना पड़ेगा सेल को। किसको देखना पड़ेगा, ये देखिए ये एक सेल दिया गया है, ये जो आपको बना के दिया गया है बेटा इसको सेल कहते हैं। ये जो हमको बना के दिया गया है इसको क्या कहते हैं बेटा, सेल। सबसे पहले इस सेल की मदद से आपको निकालना है सेल अपक्रिया। क्या लिखना है बेटा, सेल अपक्रिया। अब देखिए सेल अपक्रिया हम कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल की मदद से सेल अपक्रिया, सेल अपक्रिया। अब देखिए सेल अपक्रिया आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको बेटा सेल दिया जाए तो सेल से सेल अपक्रिया लिखने का तरीका होता है बेटा, इनको नंबरिंग दे दो, इसको कह दो 1, इसको कह दो 2, इसको कह दो बेटा 3 और इसको कह दो 4। सेल अपक्रिया लिखी जाती है बेटा, 1 3 को अभिकारक बनाते हैं और 2 4 को उत्पाद बनाते हैं। तो जब 1 और 3 को लिखोगे तो ध्यान से देखिए सेल अपक्रिया क्या बनेगी बेटा। तो हमारे पास 1 पे है बेटा जिंक और 3 पे है कोबाल्ट +2, फिर एरो का चिन्ह लगा दिया। हमारे पास 2 पे है जिंक +2 और 4 पे है कोबाल्ट। इतना देख लीजिए आप लोग, अपक्रिया से देख के लिख लीजिए। मैंने आपको क्या किया बेटा, पहले बॉक्स को और तीसरे बॉक्स को, तो जिंक और कोबाल्ट +2 को मैंने बना दिया आपका अभिकारक, और दूसरे बॉक्स और चौथे बॉक्स को, दूसरा बॉक्स है जिंक +2 और चौथा बॉक्स है कोबाल्ट, इनको बना दिया उत्पाद। यहाँ तक सही है। अब देखिए दूसरी बात याद रखना, अगर किसी भी यौगिक के ऊपर आवेश लगा हो तो उसके नीचे आपको AQ लिखना होता है। क्या लिखना होता है बेटा, AQ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर AQ और इसके नीचे भी लिख दिया मैंने AQ। बाकी चीज़ों की बहुत जो आपकी फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था, वो याद होनी चाहिए। तो कोबाल्ट एक धातु है, ठोस होता है, और जिंक एक धातु है, ये भी आपका ठोस होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी मदद से हम लोग यन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले
n निकालने का तरीका होता है किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रोड। तो मैं जिंक से देख रहा हूँ, देखिए जिंक 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं 2, तो n की वैल्यू आ गई 2। सही यहाँ तक। अब हमको यहाँ से पहचानना है एनोड को और कैथोड को, तो ध्यान से देखिए। अब मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि एनोड पहचानिए, एनोड वो है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक, क्योंकि जिंक 0 से कहाँ जा रहा है 2 में, तो ये हो गया बेटा ऑक्सीकरण। और अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड वो होता है जिसका अपचयन हो। अपचयन किसका हो रहा है बेटा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है वो +2 से कहाँ जा रहा है 0 में, यानी कि घट रहा है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो आपका किसका काम करेगा, कैथोड का। आपको यहाँ से नहीं देखना, सेल अपक्रिया से देखना है तो उसको भी देखिए। सेल से अगर देखना है तो जो पहले लिखा हो बेटा, जो आपका क्या होगा बेटा पहले, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ये होता है एनोड, जो पहले लिखा है वो एनोड है और जो बाद में लिखा होता है वो कैथोड है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सेल में जो पहले लिखी जाती है धातु उसको एनोड कहते हैं और जो बाद में लिखी जाती है उसको कैथोड कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग आते हैं बेटा, सब चीज़ें आ गई। अब हम इनको यहाँ से क्यू लिख लेते हैं। क्यू को भी लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पर जो हमने ये है इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, समीकरण 1। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ बराबर ई नॉट कैथोड। तो कैथोड हमने बनाया है कोबाल्ट का, तो वहां लिखेंगे Cu+2 से Cu माइनस ई नॉट एनोड, एनोड बना है जिंक का, तो वो कितना दिया है Zn+2 से Zn, ये दिया है भाई। अब देख लीजिए पीछे सवाल में ये दिया है। तो जिंक को एनोड बना दिया है, तो आपका ये जिंक जिंक को हमने एनोड बना दिया तो ये लिखेंगे, और कैथोड को कोबाल्ट बना दिया तो ये लिख देंगे। तो सही यहाँ तक। अब देखिए माइनस 0.06, n की वैल्यू कितनी बेटा 2 है, तो 2 रख दिया, log 10 बेस। अब देखिए उत्पाद में क्या क्या है, जिंक है कोबाल्ट है, तो इनका सक्रिय द्रव्यमान मान लिखना, तो यहां लिखूंगा जिंक+2 और यहां पे लिख दूंगा बेटा कोबाल्ट। नीचे आ जाइए, नीचे हमारे पास लिखा है बेटा जिंक और यहां पे लिखा है कोबाल्ट+2। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सारे वैल्यू रख देना है हमको बस, और कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखिए बेटा, सेल के ईएमएफ बराबर, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ बराबर, तो आपको यहां से पता चलेगा बेटा कि जो हमारे पास ई नॉट कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0.28। तो यहां पे लिख दूंगा बेटा मैं प्लस का 0.28 माइनस। अब आगे देखिए, अब हमारे पास क्या है जिंक+2, जिंक+2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.76। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा -0.76 माइनस। अब ध्यान देखिए यहाँ पर, अब ये है बेटा 0.06/2, तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 0.03 log 10 बेस। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमको जिंक+2 की सांद्रता लिखनी है। तो सवाल में जब आप देखेंगे तो जिंक+2 की सांद्रता कितनी दी गई, 1 मोलर। तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 1, जिंक+2 की जगह मैं कितना लिख दूंगा बेटा 1 × आगे देखिए, अब हमारे पास लिखा है कोबाल्ट, कोबाल्ट और सॉलिड है, सॉलिड की 1 होती है बेटा, सॉलिड की कितनी होती है 1, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1 डिवाइड बाई। अब क्या है बेटा आगे हमारे पास जिंक, जिंक भी क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड की कितनी होती है बेटा 1 होती है, तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 1 × फिर क्या लिखा है हमारे पास, फिर हमारे पास लिखा है कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+2 की कितनी दी गई है, कोबाल्ट+2 की सांद्रता है 1 मोलर, तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया 1 मोलर। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 0.28 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 माइनस का 0.03 log 10 बेस। देखिए एक का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा और एक का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। अब जब इसको यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पर बेटा 8 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 14.1 बचेगा, और 7 में 3 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दी, तो ये आ गया 1.04 माइनस 0.03 log 10 बेस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक बात याद रखना बेटा कि जो आपके पास log
10^1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो ये हो गया 1.04 माइनस का 0.03 इंटू 0। जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.04 माइनस 0। तो यहाँ से आ गया बेटा सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ बराबर 1.04 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 1.04 वोल्ट। ये आ गया बेटा आपके पास सेल का ईएमएफ। ये क्या आ गया बेटा? सेल का ईएमएफ आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमको थोड़ा सा एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं आपको ध्यान से। हमने पूरे सवाल को पढ़ा तो हमको दिया है जिंक +2 से जिंक का मान दिया था, कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट का मान दिया। तो सबसे पहले इन दोनों को लिख दिया। सेल का ईएमएफ ज्ञात करना था तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए नर्नेस समीकरण होता है, उसको लिख दिया। अब यहाँ से मैंने कैथोड एनोड को पहचाना तो पहले हमको लिखना पड़ेगा सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया लिख दी, फिर मैंने यहाँ से n निकाला, कैथोड एनोड पहचाना और फिर सारी वैल्यू को यहाँ पर उठा के पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं है। और मैंने कई बार बताया कि बोर्ड में क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा उसको थोड़ा सा जो भी आप आंसर निकालेंगे उसको वर्ड में जरूर लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः दिए गए सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ 1.04 वोल्ट होगा, वोल्ट होगा। बस इतना लिख देना था, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलते। तो आपको दूसरा जो सवाल यहाँ पर तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है नर्नेस समीकरण को। किसको तैयार करना है बेटा? नर्नेस समीकरण को। तो देखिए यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक के सवाल तैयार करने हैं। तो सबसे पहला तैयार करना है बेटा कोल्हेराउस का नियम। किसका नियम बेटा? कोल्हेराउस का नियम। इसके बाद तैयार करना है बेटा नर्नेस समीकरण को। इसके बाद क्या तैयार करना है बेटा? नर्नेस समीकरण को। अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो कौन सा है, आपको तैयार करना चाहिए। तो देखिए उसकी बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन होता है बेटा वो होता है चैप्टर 2 में अणुसंख्य गुणधर्म से। अब जो सवाल बनते हैं बेटा वो कहाँ से बनते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म से। किससे बनते हैं बेटा? अणुसंख्य गुणधर्म से बनते हैं। और आप ये मान के चलिए कि यहाँ से आपको एक सवाल 100% मिलना है अणुसंख्य गुणधर्म से। तो हमारे सिलेबस में बेटा 4 अणुसंख्य गुणधर्म दिए गए हैं। कितने अणुसंख्य गुणधर्म दिए गए हैं बेटा? 4। कौन कौन से? सबसे पहले दिया गया है बेटा हिमांक का अवनमन, ए नंबर दिया गया है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। दूसरा आपको दिया गया है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा आपको दिया गया बेटा परासरण दाब। और चौथा आपको दिया गया बेटा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। तो ये आपको बेटा 4 टॉपिक दिए गए हैं। अणुसंख्य गुणधर्म में ये 4 टॉपिक होते हैं और यहाँ से बिल्कुल सवाल फिक्स है कि बेटा एक सवाल तो कम से कम जरूर से जरूर पूछा जाना है। इन 4 में से एक सवाल आना बिल्कुल फिक्स होता है, चाहे वो हिमांक के अवनमन का पूछे, चाहे वो आपके क्वथनांक के उन्नयन का पूछे, चाहे परासर दाब का पूछे, चाहे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का पूछे। तो अगर हम बात करें हिमांक के अवनमन तो हिमांक के अवनमन को बेटा डेल्टा TF से दिखाते हैं। क्वथनांक के उन्नयन को बेटा हम लोग डेल्टा TB से दिखाते हैं। परासरण दाब को हम लोग बेटा पाई से दिखाते हैं और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को हम लोग दिखाते हैं बेटा P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A, इससे हम दिखाते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर एक एक टॉपिक की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हिमांक का अवनमन। किसकी बात करेंगे बेटा? हिमांक का अवनमन। तो देखिए हिमांक का अवनमन, तो सबसे पहले इसका सूत्र हमको देखना है, फिर इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, फिर दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म देखेंगे। तो हिमांक के अवनमन की अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा तो इसका सूत्र होता है डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF। पहला सूत्र तो ये होता है बेटा आपके पास, ठीक है। दूसरा सूत्र इसका होता है आपके पास बेटा डेल्टा TF बराबर KM। ये 2 सूत्र होते हैं बेटा आपके हिमांक अवनमन के। यहाँ पे हम लोग सब वैल्यू की बात कर ले हैं, कौन सी वैल्यू क्या हमको बताती है। तो ध्यान से देखिए ये जो डेल्टा TF इसको बोलते हैं बेटा हिमांक का अवनमन। डेल्टा TF को क्या बोलते हैं बेटा? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक में कमी,
या इसी का नाम होता है बेटा हिमांक में कमी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टीएफ नॉट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि जो टीएफ नॉट इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक, हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है बेटा। और जो टीएफ है, टीएफ हम बोलते हैं बेटा बिलियन के हिमांक को, तो हम लिखेंगे टीएफ का मतलब है बिलियन का हिमांक। किसका बेटा? बिलियन का हिमांक, ठीक है। अब यहाँ दूसरे सूत्र में आ जाइए। जो केएफ है, केएफ को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा? मोलल अवनमन स्थिरांक। केएफ को बोलते हैं बेटा मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसको दिखाते किससे बेटा? केएफ से। किससे दिखाते हैं? केएफ से। और ये याद रखना, ये हमेशा बेटा किसका लिखा जाता है? विलायक का। जो मोलल अवनमन स्थिरांक लिखा जाता है वो किसका लिखा जाता है? विलायक का। सवाल में इसकी वैल्यू दी जाएगी। अगर नहीं दी गई तो केवल जल के लिए नहीं दी जा सकती, तो उसको याद रखना जल के लिए होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये केवल केएफ है किसके लिए बेटा? जल के लिए। इस बात को याद रखना, जल का केएफ कितना होता है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। बाकी दिया जाएगा सवाल में, केएफ आपको याद नहीं। और यम का मतलब होता है बेटा बिलियन की मोललता, बिलियन की मोललता। ये आपके पास बेटा सवाल है। हिमांक अवनमन में जो भी सवाल आएगा वो इन्हीं दो में से किसी एक सूत्र से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि सवाल कैसे आते हैं, तो देखिए ध्यान से इसमें। अब देखिए, पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है बेटा? 7.5 ग्राम बेंजीन को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने बोल दिया ना हिमांक में कमी, और कमी का मतलब किसका सवाल है बेटा? हिमांक अवनमन का सवाल है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया कि आपको लिखना है जो जो दिया गया है। दिया है क्या क्या दिया है बेटा? 7.5 ग्राम पदार्थ, यानी कि आपको दिया गया बेटा पदार्थ का द्रव्यमान, क्योंकि ग्राम का मतलब होता है द्रव्यमान। तो आपको दिया गया है पदार्थ का द्रव्यमान। अब पदार्थ होता है बेटा विलेय, तो विलेय के द्रव्यमान को WB से दिखाते हैं। तो WB आपको दिया गया है 7.5 ग्राम। 75 ग्राम जल में घोलने पर, तो अब आपको जल का द्रव्यमान दिया है, क्योंकि द्रव्यमान अगर कहीं लगा हो तो समझ जाइएगा, वो ग्राम कहीं लगा हो तो समझ जाइए कि वो द्रव्यमान है। तो यहां पर दिया है जल का द्रव्यमान। किसका बेटा? जल का द्रव्यमान। और जल विलायक होता है, विलायक के द्रव्यमान को WA से दिखाते हैं। कितना दिया है बेटा? 75 ग्राम। अब आपसे कह रहा है हिमांक में कमी। हिमांक में कमी का मतलब हिमांक अवनमन, तो हिमांक में कमी दी गई है। हिमांक में कमी, हिमांक में कमी को किससे दिखाते हैं बेटा? डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं। और वो कितना है बेटा? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। फिर हमको इतना तो दिया गया है, ज्ञात क्या करना है? तो हेडिंग पड़ेगी बेटा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है आपको पदार्थ का अणुभार। ज्ञात करना है बेटा आपको पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। पदार्थ के अणुभार को हम लोग बेटा MB से दिखाते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बेटा हिमांक अवनमन के सूत्र से, हिमांक अवनमन के सूत्र से। किसके सूत्र से बेटा? हिमांक अवनमन के सूत्र से। तो देखिए हिमांक अवनमन का सूत्र क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल टू KFM। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बेटा? वैल्यू पुट करना है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में? ध्यान से पढ़ेंगे। डेल्टा TF दिया 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ डेल्टा TF की जगह लिख दूंगा 1.2। KF किसका लिखते हैं बेटा? विलायक का लिखते हैं। और विलायक यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे विलायक हमारा जल है। क्या है बेटा? जल। और मैंने आपको पीछे बताया कि अगर सवाल में जल के लिए हिमांक अवनमन नहीं दिया तो आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है बेटा? 1.86। तो ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.86। अब हमको मोललता भी सवाल में नहीं दी गई, तो हम मोललता का सूत्र लगा देंगे। मोललता का सूत्र होता है बेटा विलेय के मोल, जिसको MB से दिखाते हैं, और विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा? KG में। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए आगे इसके, अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1.2 इक्वल टू 1.86 इंटू NB को NB रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखना है WA, और WA सवाल में कितना दिया गया? WA क्या है? जल का द्रव्यमान 75 ग्राम है, और KG में बदलना है तो ग्राम को क्या करना पड़ेगा बेटा? 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये बदल गया KG में। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब इसको लिख देंगे बेटा, ये हो जाएगा 1.2 इक्वल टू 1.86 इंटू NB। अब देखिए जो 1000 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और नीचे हमारे पास बचेगा बेटा 75। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही है। तो देखिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे। अब ये जो 75 है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 25 से इसको डिवाइड करते हैं बेटा, 25 3 जा 75 और 24 जा 100 हो जाता है तो आ जाएगा 40। सही यहाँ तक। अब देखिए इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1.2 इक्वल टू 1.86 इंटू NB इंटू 40 डिवाइड बाई 3, ये लिखा जा सकता है। देख लीजिए ध्यान से, यही है, सही है। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जब हम क्या करेंगे बेटा कि जो हमारे पास NB है 3 को इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.86 इंटू 40 और NB को यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ध्यान दीजिए 1.2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 तो आ जाएगा 3.6 इक्वल टू 1.86 इंटू 40। अब NB भी नहीं दिया, NB क्या होता है, द्रव्यमान WB बटे MB, ये आपका होता है NB। ये NB का सूत्र हो गया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार। हमको MB की वैल्यू निकालना है तो MB को इधर भेज दूँ, बाकी इधर ले आऊँ। तो ध्यान देखिए इसको लिखा जा सकता है 3.6 इक्वल टू जो आपके पास ये बेटा 40 है, तो अगर इस जीरो को आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा 18.6 इंटू 4। और WB सवाल में कितना दिया गया है उसको देख लेते हैं। WB आपको सवाल में दिया गया है 7.5 ग्राम। कितना दिया गया बेटा, 7.5 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7.5 और नीचे क्या बचा बेटा, MB बचा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब क्या करिए बेटा, MB फाइंड करना, तो MB को दूसरी तरफ ले चलता हूँ। MB इधर आ गया इक्वल टू में। अब यहाँ बचा क्या, 18.6 इंटू 4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 3.6, ये बचेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, तो ऊपर एक डिजिट बाद डेसिमल है, नीचे एक डिजिट बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल अगर हम हटा देंगे तो हो जाएगा MB इक्वल टू बेटा 186 इंटू 4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 36। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। यहाँ तक सही है। अब इसको बेटा क्या करिए, यहाँ से लिखा जा सकता है MB इक्वल टू 186 इंटू 7.5 बाई 9। अब इसको क्या करिए बेटा 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 इंटू 7.5 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3 3 जा 9। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए यहाँ से जो हमारे पास बना वो क्या बना बेटा, हमारे पास बन के आया कि MB इक्वल टू 62 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 7.5 डिवाइड बाई 3, ये बन के आ गया बेटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए बेटा क्या हो जाएगा, MB इक्वल टू हो जाएगा 62 इंटू 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 25। अब 25 को 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 25 2 जा 50 होता है, आएगा 5, 25 6 जा होता है 150, ये हो जाएगा 155 और एक डिजिट बाद डेसिमल है, डेसिमल लगा दिया तो MB की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई बेटा 155 और यूनिट क्या होती है बेटा, ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आ गया बेटा पदार्थ का अणुभार। अब इसको हमको शब्दों में भी लिखना होगा तो हम लिख देंगे, अतः पदार्थ का अणुभार 155 ग्राम पर मोल होगा, ग्राम पर मोल होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं बेटा किसमें, हिमांक के अवनमन में। देखिए इसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। जो हमको दिया है सबसे पहले हमने उस चीज को लिख लिया कि दिया क्या क्या है, इसके बाद हमने हिमांक अवनमन का सूत्र लगाया और जो जो वैल्यू दी गई थी उन सभी वैल्यूओं को रखा और सॉल्व कर दिया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नरनेस्ट हो गया आपके पास बेटा, नरनेस्ट के बाद आपके पास हो गया हिमांक अवनमन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा हिमांक अवनमन के बाद जो अगला सवाल बनता है वो बनता है बेटा क्वथनांक का उन्नयन से। कहाँ से बनता है बेटा, क्वथनांक के उन्नयन से। देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। हिमांक अवनमन हो गया, अब हम लिखेंगे बेटा क्वथनांक में उन्नयन। किसमें बेटा, क्वथनांक
में उन्नयन। तो सबसे पहले तो हमको सूत्र देखना पड़ेगा कि क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो हमको क्या देखना पड़ेगा बेटा, सूत्र, कि क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन को बेटा डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। तो टीबी इक्वल टू हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। पहला सूत्र आपको ये हो गया। और दूसरा सूत्र इसका होता है बेटा डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। दो सूत्र होते हैं बेटा आपके पास क्वथनांक उन्नयन के। एक सूत्र तो ये होता है बेटा, और एक सूत्र आपके पास ये होता है। अब देखिए, इन दोनों को हम लोग किस टर्मिनोलॉजी की क्या मीनिंग है उसको पहले समझते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि डेल्टा टीबी क्या है, तो डेल्टा टीबी को हम लोग कहते हैं बेटा क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीबी क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, या इसी को बोलते हैं बेटा क्वथनांक में वृद्धि। डेल्टा टीबी का ही दूसरा नाम होता है बेटा क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टीबी, तो टीबी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर बिलियन का क्वथनांक। टीबी किसको लिए है बेटा, ये बिलियन के क्वथनांक को दिखाता है, बिलियन का क्वथनांक। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि टीबी नॉट का क्या मतलब है, तो याद रखना बेटा टीबी नॉट दिखाता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक, किसका क्वथनांक दिखाता है बेटा, विलायक का क्वथनांक के विषय में बताता है। ये किसके विषय में बताता है बेटा, विलायक के क्वथनांक के विषय में। अब यहाँ पर केबी, केबी को कहते हैं बेटा विलायक का क्वथनांक उन्नयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, विलायक का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसी का नाम होता है बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये भी बेटा सदैव विलायक का लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है, विलायक का। लेकिन जल के लिए अगर आपको केबी की वैल्यू ना दी गई हो, तो याद रखना जल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अगर सवाल में नहीं दिया तो जल के लिए आपको यूज कर लेना है इसको। और एम का मतलब है बेटा बिलियन की मोललता। एम का मतलब क्या है, बिलियन की मोललता। तो एक यहां से देखिए सवाल बनता है। बस ये दो सूत्र याद रखना है और टर्म को याद रखना है कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके एक न्यूमेरिकल को, कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा यहां से देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, इसमें आपसे वो कह रहा है कि 10.8 ग्राम ग्लूकोज को, किसको बेटा, 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है बेटा, 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब ये कह रहा हूं आपको जल के लिए क्या ज्ञात करना है बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, कि दिया क्या क्या है। तो दिया है में अगर हम लोग बात करें तो हमको दिया है बेटा 10.8 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि हमको दिया है ग्लूकोज का द्रव्यमान। हमको क्या दिया गया बेटा, ग्लूकोज का द्रव्यमान। ग्लूकोज का द्रव्यमान, ध्यान से देखिए बेटा। अब ग्लूकोज आपका विलायक होता है, तो इसके द्रव्यमान को बेटा आप लोग दिखाएंगे WB से, जो कि दिया है 10.8 ग्राम। आगे पढ़िए सवाल को। 240 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि आपको जल का द्रव्यमान दिया है, जल का द्रव्यमान जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा WA से। जल विलायक होता है, विलायक के द्रव्यमान को WA से कितना दिया गया बेटा, 240 ग्राम। फिर आगे पढ़िए, इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। वृद्धि को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि आपको दिया गया बेटा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक उन्नयन को हम दिखाते हैं बेटा डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी आपको दिया गया बेटा 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया गया बेटा, 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको बेटा जल के लिए
मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम लोग बेटा दिखाते हैं केबी से। किससे दिखाते हैं? केबी से। ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जो जो हमको दिया था हमने उसको लिख लिया। ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया था, जल का द्रव्यमान दिया था, क्वथनांक उन्नयन दिया था और ज्ञात ये करना है। तो देखिए हम लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से। तो क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं? अब वैल्यू रख दीजिए। जीरो डेल्टा टीबी की वैल्यू दी गई बेटा 0.13, के बी हमको ज्ञात करना है। एम बी की वैल्यू नहीं दी गई है तो एम बी का हम सूत्र खोल लेंगे। सूत्र क्या होता है बेटा? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, यानी कि डब्ल्यू ए, वो भी किसमें? इन केजी। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए 0.13 को अपनी जगह रहने दीजिए, के बी हमें फाइंड करना है, एन बी को एन बी रहने दीजिए। डब्ल्यू ए की बात करते हैं। तो सवाल में ध्यान से देखें तो डब्ल्यू ए दिया है 240 ग्राम और हमको निकालना है केजी में। तो 240 को 1000 से भाग दे देंगे, 240 बटे 1000। अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ देखो ये 1000 जो है बेटा कहाँ जाएगा? ऊपर पहुँचेगा। तो ये आ जाएगा 0.13 इक्वल टू के बी इंटू एन बी इंटू 1000 डिवाइड बाई 240। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा। जीरो से जीरो हम लोग काट देंगे। अब जैसे ही जीरो जीरो काटा तो इसको बेटा 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। ये वैल्यू बन गई 0.13 इक्वल टू के बी इंटू 25 इंटू एन बी डिवाइड बाई 6। यहाँ तक सही। अब 6 को हम लोग बेटा इधर ले आते हैं और जैसे ही 6 को लेके जाओगे तो जाएगा 0.13 इंटू 6 इक्वल टू के बी इंटू 25 इंटू एन बी। ये बन जाएगा बेटा। अब आगे देखिए यहाँ से, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा होता है बेटा 18, बचेगा 1, 6 1 जा 6, एक 7, तो यह आ जाएगा बेटा 0.78 इक्वल टू के बी को के बी रहने दीजिए, 25 को 25 रहने दीजिए। एन बी क्या होता है बेटा? विलेय का द्रव्यमान जिसे डब्ल्यू बी से दिखाते हैं बटे विलेय का अणुभार जिसको एम बी से दिखाते हैं। ये तो हमने एन बी का सूत्र खोल दिया। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 0.78 इक्वल टू के बी इंटू 25। अब डब्ल्यू बी कितना दिया है सवाल में? डब्ल्यू बी दिया है बेटा 10.8। कितना दिया है बेटा? 10.8। डब्ल्यू बी किसका है बेटा? ग्लूकोज। तो जो मोलिकुलर वेट है वो हमको याद होना चाहिए, वो कितना होता है बेटा? 180 होता है। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब हमको के बी निकालना है। तो क्या बेटा इस चीज़ को इधर ले जाऊँ? तो जब आप ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 0.78 इंटू 180 इक्वल टू हो जाएगा बेटा के बी इंटू 25 इंटू 10.8। यहाँ तक बिल्कुल सही सब कुछ। अब देखिए आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए जब आप लोग बेटा 0.78 इंटू 180 और ये जो 25 है इसको बेटा नीचे ले आई तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10.8 इक्वल टू के बी। भाई इस पूरे को यहाँ डिवाइड में ले गया। अब ध्यान से देखते हैं बेटा अगर हम यहाँ से, तो अगर इस जीरो को हटा देंगे तो 0.1 अंक पीछे आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 7.8 इंटू 18 डिवाइड बाई 25 इंटू 10.8 इक्वल टू के बी। ये बन जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से आप लोग ऊपर एक डिजिट बाद डेसिमल है, नीचे एक डिजिट बाद डेसिमल। तो डेसिमल से डेसिमल अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 78 इंटू 18 डिवाइड बाई 25 इंटू 108 इक्वल टू के बी। सही यहाँ तक। अब देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए बेटा। किससे डिवाइड कर ले हम लोग? 2 से। जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 और ये हो जाएगा बेटा 18 ही रहने दीजिए और नीचे 25 को 25 रहने दीजिए और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू के बी। यहाँ तक सब कुछ सही है। इधर का नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा। नोट कर लिया? ओके। अब देखिए ध्यान से, अब देखना यहां से आगे बेटा। अब क्या होगा बेटा? फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 39 को 39 रहने दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 25 इंटू 27। भाई 2 से जब डिवाइड कर दोगे 54 को तो आ जाएगा 27 के बी। ये आ जाएगा।
अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो अब इसको देकर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, या अभी और डिवाइड कर दे रहा हूँ बेटा। 39 को 39 रहने दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27 इक्वल टू KB। यहाँ तक सही है। अब आगे देखिए 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए, तो 29 डिवाइड बाई 25 इंटू 3 इक्वल टू KB। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा KB इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 75। सही है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। इसके कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे मैंने किया है। ठीक है। अब इसको हम लोगों को शब्दों में लिखना होगा, तो देखिए शब्दों में आप कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेता हूँ आपसे। सही, यहाँ तक आप देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ से, अतः जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन केजी पर मोल होगा। केल्विन केजी पर मोल होगा। ये आपका पूरा प्रॉपर सवाल है बेटा। इस तरह से इस सवाल को करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जहां से आपका सवाल बन सकता है इस साल के बोर्ड एग्जाम में, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए वो कौन सा है, उसकी बात करते हैं हम आपसे। हिमांक में अवनमन को देख लिया, क्वथनांक में उन्नयन को देखिए। तीसरा सवाल जो बेटा यहाँ से बनता है वो परासरण दाब का बनता है। किसका बनता है बेटा? परासरण दाब। तो सबसे पहले हम उसके सूत्र देखते हैं। तो लिखेंगे बेटा परासरण दाब, परासरण दाब। तो परासरण दाब को बेटा हम पाई से दिखाते हैं और इसका सूत्र होता है पाई इक्वल टू MRT। पाई इक्वल टू क्या होता है बेटा? MRT। इस सूत्र को आपको याद कर लेना। ये परासरण दाब का बेटा सूत्र होता है, पाई इक्वल टू MRT। अब देखिए यहाँ पे पाई क्या होता है बेटे? जो परासरण दाब को दिखाता है। पाई किसको दिखाता है बेटा? परासरण दाब को। और इसका जो भी आंसर आएगा उसको ATM में लिखा जाता है। M की अगर बात करें तो M बताता है बिलियन की मोलरता को। M किसको बताता है बेटा? बिलियन की मोलरता को। R होता है बेटा बिलियन स्थिरांक। R को क्या बोलते हैं बेटा? बिलियन स्थिरांक। R को बोलते हैं बिलियन स्थिरांक। और इसकी वैल्यू याद रखना, अगर सवाल में नहीं दी गई तो 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन आपको लिखना होगा। और T को बोलते हैं बेटा परम ताप। T क्या है बेटा? परम ताप। परम ताप का मतलब तापमान केल्विन में। किसमें बेटा? केल्विन में। ये आपकी टर्मिनोलॉजी, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ सवाल कैसे आएगा उसकी मैं बात आपसे करता हूँ। तो देखिए सवाल क्या दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया का अणुभार 60 के 5% W/V जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले सवाल कुछ भी हो हमको क्या करना होता है? दिया है लिखना है। क्या क्या दिया है? दिया है सबसे पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको दिया गया है बेटा ताप, विलयन का ताप, विलयन का ताप, विलयन का ताप, जिसको T से दिखाते हैं बेटा, वो दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ताप तो हमको केल्विन में चाहिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलने के लिए बेटा उसमें 273 आपको ऐड कर देना है। तो T का मान आपका आ गया 300 केल्विन। आगे पढ़िए क्या दिया है। और हमको दे रहा है बेटा यूरिया का अणुभार। सवाल में हमको दिया गया है बेटा यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार। तो वो जिसको MB से दिखाते हैं बेटा, जिसकी वैल्यू दी गई है 60 ग्राम पर मोल। अणुभार का मात्रा क्या होता है बेटा? ग्राम पर मोल। ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ से क्या दिया है, 5% W/V। हमको बोल रहा है बेटा 5% W/V यूरिया, 5% W/V जलीय विलयन, जलीय विलयन। अब ये हमको यूरिया का जलीय विलयन दिया है। ठीक है, क्या दिया है बेटा? जलीय विलयन। का मतलब है, का मतलब है, क्या मतलब बेटा इसका? कि 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ml विलयन में। ये तो मीनिंग हो गई बेटा इसकी। मीनिंग हमको लिखना पड़ेगा 5% W/V की। तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है बेटा 100 ml विलयन में। तो यहाँ से हमको क्या क्या पता चला बेटा? यहाँ से हमको पहली चीज तो ये पता चल गई कि जो यूरिया का द्रव्यमान है, किसका बेटा? यूरिया का, यूरिया का द्रव्यमान,
जिसको हम लोग दिखाएंगे बेटा WB से, वो आपको दिया गया है 5 ग्राम। सही बेटा। और पता चला हमको यहाँ से बिलियन का आयतन। दूसरी चीज जो यहाँ से पता चली वो पता चली बेटा बिलियन का आयतन। बिलियन के आयतन जिसको हम दिखाएंगे बेटा V से, वो हमको दिया है 100 ml। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये तो हमको दिया गया। अब हम बात करते हैं ज्ञात करना है कि ज्ञात क्या करना है। तो ध्यान देखिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है आपको बेटा परासरण दाब। ज्ञात क्या करना है बेटा आपको? परासरण दाब, यानी कि पाई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बेटा परासरण दाब के सूत्र से, परासरण दाब के सूत्र से। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है बेटा? पाई इक्वल टू MRT होता है। अब जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे बेटा, पाई तो हमें ज्ञात करना है, M नहीं पता तो M का सूत्र खोल देंगे, विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ये तो M हो गया। R की वैल्यू दी नहीं है तो हमें याद होना चाहिए कितनी होती है, 0.0821। और T आपको कितना दिया बेटा? 300 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बेटा, यहाँ से NB को NB रहने दीजिए, आयतन हमको लीटर में चाहिए। आयतन किस में चाहिए बेटा? लीटर में, और वो है ml में। कितना है? 100 ml। तो 100 ml को अगर लीटर में बदलना है तो 100 को भाग देना पड़ेगा किससे बेटा? 1000 से। तो ये लीटर में बदल गया। इनटू, जब आप इन दो जीरो को हटाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8.21 × 3। यहाँ तक सही है। अब आगे देखिए, अब ये जो दो जीरो से दो जीरो बेटा आपके कट जाएंगे, बचेगा 10। 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो जब 10 ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बेटा पाई इक्वल टू NB इंटू 8.21 × 3 × 10, ये आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार भाई, NB अपनी जगह 8.21 3 × 10, हाँ ये आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ से, अब आप NB का सूत्र खोल दिए। NB का सूत्र क्या होता है बेटा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया इंटू 10। WB की वैल्यू आपको दी गई बेटा 5 ग्राम, और MB आपको दिया गया है 60 इंटू 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 246.3। कितना हो जाएगा बेटा? 246.3। अब देखिए अगर आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 5 12 जा कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा इंटू 246.3। यहाँ तक सही है। अब आपके पास बन जाएगा बेटा, ये जब 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई इक्वल टू 246.3 डिवाइड बाई 12 बनेगा। अब 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 जा 24, 20.5 ATM आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा बेटा, तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो हम लिख देंगे, आता है यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब 20.5 ATM होगा। इस तरह से बेटा इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। तो आज की इस क्लास में बेटा हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं पूरी बुक से, जहां से आपके सवाल बोर्ड में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो बेटा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।